हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग की यूपीएससी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हम आज डिस्कस करने वाले हैं विजन का टेस्ट सीरीज है और इसमें हम इकोनॉमी का सेक्शनल जो होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी चीज़ें जानकारी मिल जाएंगी। देखो, ये वीडियो देखने से पहले आप क्या करिएगा कि विजन का टेस्ट सीरीज आपको नंबर 7 जाके आपको खुद सॉल्व करना, 2 घंटे सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद में एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद में फिर आप मेरा वीडियो देखना। आप सबसे ज़रूरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, कई सारे टॉपर्स की आप लोगों ने बात सुना होगा कि कहे होंगे कि हाँ, टेस्ट सीरीज तो बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं बट उसका एनालिसिस नहीं करते। तो सबसे ज़रूरी है एनालिसिस करना। और देखिए, हमारे वीडियो में पार्ट में आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। एक तो हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का टेक्निक क्या होगा। और दूसरी बात है, इस 100 क्वेश्चन का हम आपको शॉर्ट नोट्स देंगे और वो शॉर्ट नोट्स 3 से 4 पेज में बहुत आसानी से बहुत क्रिस्पी होगा। अभी हम आपको उस शॉर्ट नोट्स के साथ आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद में हम शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आपको दिखाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि इसमें मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न कर सकती है। कैसे उत्पन्न कर सकती है? तो देखो, निर्यात में वृद्धि करके क्या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न कर सकती है। देखो यहाँ पे है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का क्या मतलब होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो क्या निर्यात में यदि हम वृद्धि करेंगे तो क्या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी? बिल्कुल उत्पन्न हो जाएगी। बड़ी परियोजनाओं पर सरकारी व्यय में वृद्धि करेंगे तो क्या उत्पन्न हो जाएगी? बिल्कुल उत्पन्न हो जाएगी। देखो, सरकारी क्या है कि सरकार जो व्यय करेगी बड़ी परियोजनाओं में तो सरकार पैसा देगी लोगों के पास, और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो कहीं ना कहीं सामान को खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगा चीज़ों का। तो ये भी सही है। उच्च आर्थिक समृद्धि कैसा है कि जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा, ठीक है, जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, और जैसे डिमांड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। अब इसका देखो सबसे क्या है शॉर्ट नोट्स में कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है, जब डिमांड बढ़ेगा तो आपूर्ति करनी पड़ेगी, ठीक है, और डिमांड बढ़ेगा तो कीमतें कहीं ना कहीं बढ़ेगी। अधिक धन खर्च करने के लिए बहुत कम वस्तु मिलेगी। जैसे देखो, किसी चीज़ का डिमांड बढ़ा, जैसे 10 रुपये का आप एक दर्जन केला खरीदते थे, ठीक है। अब डिमांड इसका बढ़ गया तो आपको क्या होगा कि एक दर्जन खरीदने के लिए आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। तो ये रीजन है ना कि डिमांड बढ़ा। तो देखो क्या हुआ कि आप धन अधिक खर्च करें, धन 50 रुपये खर्च कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सामान आपको बहुत कम ही मिल रहा था, तो एक ही दर्जन मिल रहा है, तो वही हो गया। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन का रीजन क्या क्या हो सकता है? देखो, निर्यात में वृद्धि करोगे, उच्च आर्थिक समृद्धि होगी, बड़ी परियोजनाओं में सरकारी व्यय में वृद्धि होगी और मुद्रा की अत्यधिक आपूर्ति होगी, तब क्या हो जाएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेड काउंट अनुपात क्या होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे यूपीएससी में पूछ लिया जाएगा कि हेड काउंट अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है कि इसमें देखो, निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को कहते हैं, ठीक है। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या का प्रतिशत जो होता है उसको हम कहते हैं हेड काउंट अनुपात, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये बस हमने केवल एक लाइन में नोट्स बना लिया कि यदि क्वेश्चन है तो गलत ना होने पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफडीआई और एफपीआई को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे एफडीआई बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया में आ रहा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें है कि किसी कंपनी की चुकता पूंजी के 10% से अधिक के विदेशी निवेश को एफडीआई माना जा सकता है, ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद में है कि किसी निवेश के लिए एफपीआई की तुलना में एफडीआई अधिक तरल संपत्ति है। देखो, बहुत ध्यान से पढ़ना है। एफपीआई की तुलना में एफडीआई अधिक तरल परिसंपत्ति नहीं। देखो, एफडीआई पीआई में बेसिक अंतर क्या होता है मैं बता दूं। देखो, एफडीआई क्या होता है और एफपीआई क्या होता है। देखो, एफडीआई क्या होता है कि 10% से अधिक यदि किसी कंपनी में आपने शेयर होल्डिंग की तो वो आप एफडीआई के अंतर्गत आएगा, और 10% से यदि आपने कम इन्वेस्ट किया तो वो एफपीआई हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी सबसे जरूरत होती है कि देखो, ये क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा तरलता होती है। तरलता कैसे कि जैसे आज मैंने किसी कंपनी में शेयर लिया, जैसे 2% मैंने उस कंपनी का शेयर ले लिया, तो जब चाहते हैं तो हम उसको बेच सकते हैं, अर्थात इसकी लिक्विडिटी बहुत अधिक है। और जब हम एफडीआई, जब हम किसी कंपनी का कहीं ना कहीं उसके हम पार्ट बनते हैं तो बहुत आसानी से हम उसको नहीं बेच सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर हमारा भी एक हिसाब से कंट्रोल होने लगता है, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि एफपीआई निवेशक सक्रिय निवेशक हैं और घरेलू फर्मों में नियंत्रण की उपस्थिति
में होते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एफपीआई निवेशक सक्रिय निवेशक नहीं होते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बस इनको क्या हुआ कि पैसा लगा दिए, ठीक है। अब कंपनी जो लॉस जाए फायदा में, अगर फायदा में जाएगा तो कहीं ना कहीं का प्रॉफिट होगा, और लॉस में जाएगा तो लॉस होगा, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा उससे मतलब नहीं, बस इनको केवल प्रॉफिट से मतलब होता है। तो केवल और केवल इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए कौन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, बहुत ध्यान से देखिए। एफडीआई 10% से अधिक पर निवेश माना जाएगा, 10% से कम निवेश पर। एफडीआई निवेशक अपनी परिसंपत्तियों को आसानी से बेच नहीं सकते, वही मैंने अभी आपको बताया। तरलता लिक्विडिटी इसकी कम होती है, इसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। एफडीआई बेच सकते हैं, कभी भी जब मन करे आप बेच सकते हैं। एफडीआई निवेशक सक्रिय होते हैं, जबकि एफपीआई असक्रिय होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या कि केंद्रीय बैंक के कार्यों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्टेबलाइजेशन किया जा सकता है। स्टेबलाइजेशन किस स्थिति में किया जाएगा? कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा को बाह्य आघातों को सामना करने हेतु सक्षम बनाने के लिए। अब पहले देखो ये क्या होता है कि स्थिरीकरण क्या होता है। केंद्रीय बैंक जो केंद्रीय बैंक हमारा रिजर्व बैंक, ये स्थिरीकरण कब करती है? उस संदर्भ में करती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा भंडार को बाह्य आघातों का सामना करने हेतु सक्षम बनाने के लिए। जैसे होता है ना कि हमारा जो करेंसी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो रहा है, काफ़ी डिवैल्यू हो रहा है, तो उस स्थिति में आरबीआई के पास ये होता है, स्टेबलाइजेशन कर सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में और आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि आरबीआई द्वारा स्थिरीकरण अर्थव्यवस्था में मुद्रा भंडार को बाह्य आघातों का सामना करने हेतु सक्षम बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। देखो ये क्या है कि कोविड सुरक्षा क्या है। अब इसको लेकर देखो इनकोवैक, कोवैक्सीन, जायडस कैंडिला, ये सब क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। देखो मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत 4 वैक्सीन का वितरण किया गया था। वो कौन कौन से वैक्सीन है? जियोकोविडी है, कार्बोई है, और इनकोविक है, और जेमकोविक है। देखो ये जिमकोविडी क्या है? विश्व की पहली भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। किस पे आधारित है? डीएनए आधारित है, तो ये ध्यान होना चाहिए। दूसरा क्या है कि भारत की पहली प्रोटीन सब यूनिट आधारित है, ठीक है। प्रोटीन सब यूनिट आधारित है, कौन सा? कोरबायो, ठीक है। उसके बाद में इनकोवैक क्या है कि विश्व की पहली भारत की स्वदेशी एंट्रोनेजल वैक्सीन। एंट्रोनेजल का मतलब समझ रहे हैं कि जिसको क्या नाम है, नाक में देके और उसके बाद में ठीक किया जा सकता है। और जेमकोव क्या है कि विश्व की प्रथम और भारत की स्वदेशी एमआरएनए आधारित है। देखो जेमकोविक और जायकोविडी ये डीएनए आधारित है, और ये एमआरएनए आधारित है। और कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक ने बनाया था, और ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ठीक है। तो इतना आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं कि किसी उत्पाद के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उत्पाद की साधन लागत में जोड़ा जाता है, ठीक है। उत्पादन की साधन लागत में किसको जोड़ा जाता है? देखो सबसे पहले तो अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में हाँ केवल अप्रत्यक्ष कर को ही जोड़ा जाता है। लिखा है कि किसी उत्पाद के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उत्पाद की साधन लागत में जोड़ा जाता है। तो साधन लागत में जोड़ा किसको जाता है? केवल और केवल अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा जाता है, ठीक है। सब्सिडी को नहीं जोड़ा जाता, सब्सिडी को घटा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 नंबर का बी, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है कि बाजार मूल्य निर्धारण कैसे होता है कि अप्रत्यक्ष कर को ऐड कर दिया जाता है और सब्सिडी को घटा दिया जाता है। जैसे होता है ना कि सरकार क्या करती है कि अप्रत्यक्ष कर लगाई, उसके बाद में उस पर सरकार क्या कर दी कि सब्सिडी दे दी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूंजी खाता परिवर्तनीयता मतलब क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इसका तात्पर्य क्या है कि इसका तात्पर्य बाजार द्वारा निर्धारित विनियमन दरों पर विनियमित स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता से होती है, ठीक है। ये भी सही है। वर्तमान में भारत पूंजी खाते में मात्र आंशिक परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई, ये भी सही है। तारामोर समिति की पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तन की ओर बढ़ने की सिफारिश की थी, ठीक, हाँ ये भी सही है। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि ये होता क्या। तो देखो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता है। भारत में इसका क्या है कि चालू खाता पूर्ण परिवर्तनीयता है, ठीक है, जबकि पूंजी खाते में आंशिक परिवर्तनीय है, ठीक है। तो वर्तमान में लिखा है कि भारत पूंजी खाते में मात्र आंशिक परिवर्तनीय की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। तारापोर समिति ने इसकी सिफारिश की थी कि पूंजी खाते को परिवर्तनीयता की मतलब कन्वर्टिबिलिटी की तरफ बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। और इसका तात्पर्य है कि निर्धारित विनियमन दरों पर स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। सारे सही हैं।
ठीक है। तो देखो कितना हमने बहुत शॉर्टकट में बहुत अच्छे से नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। देखो लिखा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हों, ठीक है। वास्तविक आवश्यकता का मतलब कि जैसे देखो कहीं पे जरूरत है 2 लोग की, 2 लोग की काम करने की, ठीक है, और वहाँ पे क्या है कि 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि खेत में जो आप कृषि, आज यदि आपने कृषि किया होगा तो देखते होंगे कि जरूरत है 2 लोग की, लेकिन उसी में पूरा परिवार कहीं ना कहीं लगा होता है, तो उसको कौन सा बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है, उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ठीक है, इन सब के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। चलिए देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं। आकस्मिक बेरोजगारी कैसे होता है, देखो थोड़ा सा आपको कम अच्छा दिख रहा होगा, रीज़न ये है कि मैंने फोटो तो क्लिक किया बट बहुत क्लियर नहीं आया। तो इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक है इसका, और वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत क्लियर आपको दिखाएगा। आकस्मिक बेरोजगारी क्या है कि जैसे देखो मांग में गिरावट आ गई, मांग किसी चीज़ की डिमांड है उसमें गिरावट आ गई तो आकस्मिक बेरोजगारी आ जाएगा। उच्च माल की कमी हो गई, ठीक है, जैसे जो कच्चा माल है, सॉरी कच्चे माल की कमी हो गई, कच्चे माल की कमी हो गई तो कहीं ना कहीं लोग काम तो करेंगे नहीं। स्वामित्व में परिवर्तन हो गया, जो उसका मालिक है उसमें परिवर्तन हो गया, कोई दूसरा मालिक आ गया तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल देगा, अपने अनुसार कंपनी चलाने का प्रयास करेगा। तो ये सब हो गए आकस्मिक बेरोजगारी। दीर्घकालिक बेरोजगारी क्या होता है, दीर्घकालिक बेरोजगारी तब होती है कि जब जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो जाए और गरीबी का उच्च दर हो कहीं ना कहीं, ठीक है, तो उस टाइम पे आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया दीर्घकालिक बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखो पी नोट्स क्या होता है, ठीक है। तो पी नोट्स क्या होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी पूछा गया है कि यह एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, हाँ ठीक है ये सही है। यह आरबीआई में पंजीकरण विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में जारी किया जा सकता है, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखो पी नोट्स क्या है, डेरिवेटिव नोट्स है, ठीक है। ये पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बन सकता है। देखो पंजी स्थापित द्वारा आरबीआई में पंजीकृत स्थायी निवेशक द्वारा किसी विदेशी में जारी किया नहीं 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 ये गलत है, ठीक है। देखो पी नोट्स क्या होता है कि हमको क्या नाम है कि किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हमको पंजीकरण नहीं कराना होगा। जैसे आज यदि आपको आज के टाइम पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना तो आप कहीं ना कहीं डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसमें क्या नाम है पैन कार्ड लगता है। जबकि क्या है कि यदि आप बाहर से, हाँ विदेशी हैं, तो कहीं ना कहीं ये डेरूमेंट इंस्ट्रूमेंट का तो हिस्सा हो ही जाता है, और बिना कहीं आरबीआई, तो आरबीआई से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे तो से भी आ जाता है। देखो सीधा इसको कट करो 2 नंबर, ये यहाँ पे से भी आ जाता है, तो इसको क्या नाम है पंजीकरण नहीं कराना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन केवल एक ही सही है। अब इसके बारे में और देखते हैं। देखो ये यहाँ पे लिखा से भी, ठीक है, और एक होता है प्रोमेजरी नोट्स, ठीक है। प्रोमेजरी नोट्स कौन जारी कर सकते हो, ये पार्टिसिपेटरी नोट, पार्टी मतलब इसको याद हो, 2 ऑप्शन होता है, दो कन्फ्यूजन होता है, एक पार्टिसिपेटरी नोट है और दूसरा प्रोमाइजरी नोट्स है। पार्टिसिपेटरी मतलब पार्टी, हमको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना है, किस में पार्टिसिपेट करना है, हम विदेशी हैं, हमको भारतीय शेयर मार्केट में हमको पार्टिसिपेट करना, बट हमको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, बस हम किसी संस्थागत द्वारा हम ज्वाइन हो जाएंगे और हमको जो प्रॉफिट होगा वो हमको मिलेगा, ठीक है, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया पार्टी सिपेटरी नोट। और एक होता है प्रोमाइजरी नोट, ये कौन होता है, ये इंडिविजुअल और फर्म कंपनी ये जारी करती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ ये देखिए यहाँ पे है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि के निर्णय की परिणाम स्वरूप सर्वाधिक संभावना है, ठीक है। सर्वाधिक संभावना क्या हो सकती है, देखो मुद्रा स्फीति दर में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है, ब्याज दरों में वृद्धि की जा सकती है, या फिर वस्तु की समग्र मांग में वृद्धि की जा सकती है, या घरेलू बचत में कमी की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सर्वाधिक संभावना किस में, तो सर्वाधिक संभावना देखो आरबीआई होती है, ठीक है, सीआरआर में वृद्धि करी, कैश रिजर्व रेशियो, तो क्या होगा मुद्रा स्फीति दर में वृद्धि होगी। मुद्रा स्फीति मतलब कि महंगाई में वृद्धि होगी, तो महंगाई में वृद्धि कैसे होगी, बहुत ध्यान से आप लोग ये सुनना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक है, ठीक है, जैसे बैंक है, इनको क्या हुआ कि CRR 4 से 5% हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं 4 से 5% की तरफ बढ़ गया, ठीक है। तो क्या होगा कि महंगाई में वृद्धि हो जाएगी, महंगाई में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। महंगाई में वृद्धि कब होती है, जब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है। ब्याज दरों में वृद्धि की जाएगी, ठीक है,
ब्याज दरों में वृद्धि की जाएगी। हाँ, बिल्कुल वृद्धि की जाएगी। जैसे तो देखो, CRR पहले था 4%, अब हो गया 5%। ठीक है, अब 5% हो गया तो कहीं ना कहीं हर किसी को ब्याज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में हम 10 नंबर के आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।